सुंदरगढ़ एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखते आंखें नहीं थकती थी। गांव में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। इस गांव में भोला अपनी पत्नी और एक 9 वर्ष के बेटे के साथ रहा करता था। भोला खेती करता, जिससे कि उनका गुजारा हो रहा था। अरे शांति, जल्दी से खाना बांध दो। मुझे खेत पर जाने के लिए ऐसे भी देर हो रही है। और राहुल अभी सोकर उठा है या नहीं? शांति एक पोटली में खाना लेकर जल्दी से भोला के पास आती है। ये लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद गोभी की सब्जी रखी है। अब ना कहना कि तुम मेरे पसंद की चीज नहीं बनाती हो। वाह वाह, क्या बात है। गोभी की सब्जी की सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुझे वैसे भी काफी देर हो चुकी है। इसके बाद भोला कुदाल लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में भोला को उसके 2 दोस्त शंकर और संतोष मिल जाते हैं। अरे भोला भाई, आज खेत पर जाने के लिए काफी देर हो गई। क्या बात है, आज भाभी ने खाना देर से बनाया था क्या? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही समझे। लेकिन तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में जोड़ों की ठंड पड़ने वाली है, तो हम दोनों बस उसी पर चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर साल गिरती है, तो इस बार इतना चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात के लिए चिंता तो नहीं कर रहे हो कि तुम्हें ठंड में नहाना पड़ेगा? यह बोलकर भोला जोर जोर से हंसने लग जाता है। अरे नहीं भोला भाई, इस बार हमें ऐसा सुनने में आया है कि इस बार गांव में खून जमा देने वाली ठंड गिरेगी। तुम्हें तो पता ही होगा, पिछले वर्ष ठंड के कारण गांव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा ठंड गिरने वाली है, तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम मोटे मोटे कंबल और रजाई खरीद सके। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता है। पिछली सर्दी हमने बहुत ही मुश्किल से बिताया था। पता नहीं इस बार क्या होगा। मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अभी तो इस समस्या का समाधान मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी मैं खेत पर चलता हूँ, मुझे बहुत ही काम है और मुझे पहले से ही काफी देर हो चुकी है। इतना बोलकर भोला खेत की ओर निकल जाता है। भोला खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे ठंड से बचने और बहुत सारा पैसा कमाने की एक तरकीब दिखाई देती है। इस बार बहुत ज्यादा ठंड गिरने वाली है। सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काटकर जमा कर लूं, और जब कड़ाके की सर्दी गिरेगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमतों पर बेचूंगा। और अगर मेरा यह उपाय सफल हुआ तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा, और फिर शायद मेरी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाए। फिर भोला कुदाल लेकर घर की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद भोला घर पहुंच जाता है। अजी, क्या बात है, आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए। कोई समस्या है क्या, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं भाग्यवान, मैं जब खेत पर जा रहा था तब शंकर और संतोष से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड गिरेगी। इसीलिए मेरे मन में एक योजना आई है कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लूं, और जब खून जमा देने वाली ठंड गिरे तब मैं उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊं। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। हम ये कर तो सकते हैं। मानना पड़ेगा भोला जी, दिमाग तो मेरी जुबान से भी तेज चलता है। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ, और तुम यह बात किसी को भी मत बताना, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की तरह ही पचा लूंगी। दोनों हंसने लग जाते हैं, और फिर भोला कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। वह क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। मैं अब लकड़ियां काटना शुरू करता हूँ। अनीता बहन, क्या तुम जानती हो, इस बार जंगल में कड़ाके की ठंड गिरने वाली है। मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। मैं सब जानती हूँ। तुम्हें किस चीज की चिंता हो रही है? तुम ऐसे भी 2 से 3 दिन में एक बार नहाती हो, और जब ठंड आती है तो तुम 15 से 20 दिन में एक बार नहाती हो। हाँ हाँ, जैसे कि तुम हर दिन नहाती हो,
बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। भले ही मैं 15 से 20 दिन में एक बार नहाती हूँ, लेकिन मैं तुमसे सुंदर ही दिखती हूँ। और अगर यकीन न हो तो सारे गांव वाले से पूछ लेना, आई बड़ा मुझे ज्ञान देने वाली। हाँ, ये बात तो सही है। बस एक ही समस्या है कि तुम्हारे शरीर से बदबू बहुत आती है, इसलिए सुंदर दिखने के साथ साथ कभी कभी नहा भी लेना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि लोगों की तरह तुम भी मेरी खूबसूरती से जलती हो। ठीक है, तुम दोनों ही सुंदर हो और हर रोज नहाती हो। अब लड़ाई करना बंद करो और यह सोचो कि इस बार ठंड से कैसे बचा जाए, नहीं तो हम सबकी कुल्फी जम जाएगी। बचने का तो बस एक ही उपाय है, कंबल के अंदर रहो और पानी से दूर रहो। दूसरी ओर भोला हर रोज जंगल जाता और ढेर सारी सूखी लकड़ियां काट कर लाता। एक दिन सुबह जब कुल्हाड़ी लेकर भोला लकड़ी काटने के लिए जा रहा था, तभी उसे शंकर और संतोष रोक लेते हैं। अरे भोला भाई, तुम ढेर सारी सूखी लकड़ियां हर रोज काटकर क्यों ला रहे हो? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी को खाना बनाने का कितना शौक है। वह हर रोज तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसके कारण काफी सारी लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए लग जाती हैं। इसीलिए मुझे हर रोज लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाना पड़ता है। लेकिन भोला भाई, हमें तो यह पहली बार पता लगा कि तुम्हारी पत्नी खाना बनाने की शौकीन है। हमने पहले ऐसा कभी नहीं सुना है। फिलहाल छोड़ो, तुम कह रहे होंगे तो सही ही होगा। शंकर और संतोष को भोला की बात सुनकर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। भोला जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काट कर लाता। अब उसके पास बहुत सारी लकड़ियों का भंडार हो गया था। कुछ ही दिन बाद गांव में ठंड गिरना भी शुरू हो गई थी। भोला अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 5 रुपए लिखी थी। जब सभी गांव वाले वह बोर्ड देखते हैं तो उन्हें भोला की सारी चतुराई का पता चल जाता है कि वह क्यों हर रोज सूखी लकड़ियां काटने जंगल जाता था। भाई, क्या तुमने भोला के घर के बाहर वह बोर्ड देखा जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 5 रुपए लिखी थी? भोला ने बहुत ही चतुराई दिखाई है। वह जंगल से फ्री में लकड़ियां काटकर हमें 5 रुपए किलो बेच रहा है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। हर रोज जब भोला जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाता था, तब हम उससे पूछते थे कि तुम इतनी सारी लकड़ियों का क्या करोगे। तब वह हर रोज कुछ ना कुछ बहाने बना दिया करता था। हमें तो तभी उस पर शक हो गया था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वह ऐसा काम कर सकता है। अरे तो अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? भोला से 5 रुपए किलो लकड़ी खरीदने से बढ़िया है कि हम सभी कल जंगल जाएंगे और हम भी सूखी लकड़ियां काटकर लेकर आएंगे। यह बात जब भोला को पता चलती है तो वह चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि अब उसका लकड़ी बेचने का व्यापार सफल नहीं हो पाएगा। अरे भाग्यवान, क्या तुमने सुना? गांव के लोग कल सूखी लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहे हैं। अगर वह सूखी लकड़ियां काट लेंगे तो हमसे लकड़ियां कोई भी नहीं खरीदेगा और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कल गांव वाले लकड़ियां काटने जा ही ना पाएं। हाँ, अब हम सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे ही रह सकते हैं। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात में ठंड के साथ साथ आसमान में काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बारिश गिरने के कारण सारे पेड़ पौधे गीले हो जाते हैं, जिससे कि अब जंगल में एक भी सूखी लकड़ियां नहीं बचती है। सुबह होने तक बारिश रुक जाती है। जब भोला और शांति बारिश देखते हैं तो वह बहुत ही खुश हो जाते हैं। अजी देखिए, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और रात को बारिश करवा दी। अब सारे पेड़ पौधे गीले हो गए होंगे और अब तो सूखी लकड़ियां भी जलने लायक नहीं रही होंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव वालों ने अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझा था, लेकिन उनकी सारी बुद्धिमानी धूल में मिलकर रह गई। और अब मैं लकड़ियां 5 रुपए किलो बेचने की बजाय 10 रुपए किलो बेचूंगा। नहीं नहीं,
आप 5 रुपए किलो ही लकड़ियां बेचो। अगर हम 10 रुपए किलो लकड़ियां बेचेंगे तो ये सीधे सीधे लोगों को लूटना हो जाएगा। ऊपर वाले ने आपकी मेहनत को बचाने के लिए बारिश करवा दी और अब आप इसका गलत फायदा ना उठाएं। मेरी आपसे विनती है कि आप लकड़ियों का दाम 5 रुपए किलो ही रखें। मैं लकड़ियों का दाम 5 रुपए किलो ही रखता, लेकिन गांव वालों ने अपनी चतुराई दिखाकर अच्छा नहीं किया और रात को जो बारिश हुई है वह ऊपर वाले का संदेश था कि गांव वाले को सबक सिखाया जाए। इसीलिए मुझे तुम्हारे राय की कोई जरूरत नहीं है। मैं लकड़ियां 10 रुपए किलो ही बेचूंगा। अपने पति की यह बात सुनकर शांति को बहुत ही दुख होता है और भोला अपने घर के बाहर लगे बोर्ड को बदल देता है और उसमें 10 रुपए किलो लकड़ियों का दाम लिख देता है। यह देख गांव वालों को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। देख रही हो सुमन बहन, गांव में कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। हमारे पास तो थोड़ी सी ही लकड़ियां हैं। हम इसे ही जलाकर इस ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा आरती बहन। हमारे पास तो थोड़ी भी लकड़ियां नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे घर आग की गर्मी लेने आए हैं। क्या तुम्हें पता है, आरती बहन जब ठंड की शुरुआत हुई थी तब भोला ने लकड़ियों का दाम 5 रुपये किलो रखा था, लेकिन जब ठंडियां बढ़ चुकी है तो उसने लकड़ियों का दाम 10 रुपया किलो कर दिया है। वह सरासर लोगों को लूट रहा है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है शंकर भाई। हमने जंगल से सूखी लकड़ियां काटने का विचार किया था, लेकिन रात में ही बहुत तेज बारिश हो गई, जिसके कारण सारी सूखी लकड़ियां अब गीली हो गई हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर भी भोला के ही साथ है। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमें अगर और लकड़ियां चाहिए तो हमें भोला से 10 रुपए किलो लकड़ियां खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आग ही हमें इस जानलेवा ठंड से बचा सकती है। फिर सभी मायूस और लाचार होकर बची खूंची लकड़ियों से आग तापते हैं। दूसरी ओर भोला का लकड़ी बेचने का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। सभी गांव वाले उससे ही सूखी लकड़ियां खरीद रहे थे और उसकी बहुत ही अच्छी आमदनी हो रही थी। धन के साथ साथ उसके अंदर घमंड भी आ गया था। एक दिन उसके पास एक बुजुर्ग महिला आती है जो कि ठंड से बहुत ही कांप रही थी। बेटा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। दया करके मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। माफ करिएगा माँ जी, मैंने खून पसीना एक करके यह लकड़ियां जंगल से काटी है, इसीलिए मैं ये आपको मुफ्त में नहीं दे सकता। अगर आपके पास पैसा है तो लकड़ियां ले जाइए, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मुझे बहुत तेज ठंड लगी है और मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। अगर तुम मुझे लकड़ियां नहीं दोगे तो शायद इस ठंड में मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। दया करके मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अरे माँ जी, ऊपर वाले ने मुझे ऐसे ही बहुत खुश रखा है। मुझे आपकी मुफ्त की दुआओं की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको मुफ्त में लकड़ियां नहीं दूंगा। आप मेरा समय व्यर्थ ना गवाएं। आप यहाँ से जा सकती हैं। बूढ़ी औरत बहुत ही निराश मन से वहां से चले जाती है। भोला के पास पैसे के साथ साथ अहंकार भी आ गया था और उसे शायद यह पता नहीं था कि अहंकार ही इंसान के अंत का कारण होता है। अगले दिन भोला को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। अगली सुबह भोला शांति से कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। लकड़ी बेचने का काम तुम आज के लिए संभाल लेना और याद रहे, किसी को भी मुफ्त में एक भी लकड़ी का टुकड़ा मत देना। आप लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। अभी भी मौका है, हमें पैसे कमाने के साथ साथ दुआएं भी कमानी चाहिए। आप मेरी बात को मान लीजिए और लकड़ियों की कीमत कम कर दीजिए, ताकि सभी इस जानलेवा ठंड से बच सके और हमारा भी थोड़ा मुनाफा हो जाए। अब मेरे दिन इतने भी कमजोर नहीं हैं कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं। मैं जितना बोलता हूँ बस तुम उतना ही करो। तुम्हें अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपने पति की ऐसी कड़वी और क्रोधजनक बातें सुनकर शांति इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाती है, लेकिन वह मन ही मन यह समझ जाती है कि विनाश की घड़ी नजदीक है।
इसके बाद भोला दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। घर में अब सिर्फ भोला की पत्नी और उसका 9 साल का एक बेटा ही था। शांति घर के बाहर बैठकर आग ताप रही थी और उसका बेटा राहुल घर के अंदर खेल रहा था। राहुल को बहुत ही ठंड लग रही थी और राहुल अभी बहुत ही नादान था। मुझे कितनी ठंड लग रही है। माँ तो बाहर आग की गर्मी ले रही है। यहाँ जो पिताजी ने सूखी लकड़ियाँ रखी है, मैं भी उसमें आग लगाकर आग ताप लेता हूँ। राहुल बहुत ही नादान था। वह यह नहीं जानता था कि एक लकड़ी में आग लगाने से सारी लकड़ियां जल जाएगी। राहुल एक लकड़ी में आग लगा देता है। लकड़ियां सूखी थीं, इसलिए तुरंत ही सारी लकड़ियों में आग लग जाती है। देखते ही देखते उनका घर जलने लग जाता है। शांति बाहर खड़े होकर रोते हुए सिर्फ तमाशा देखते रह जाती है, क्योंकि घर के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। पूरे घर में भयंकर आग लग चुकी थी और कोई भी गांव वाला आग बुझाने के लिए नहीं आया, क्योंकि भोला ने सब पर थोड़े से पैसे के लिए अत्याचार किया था। उस आग में भोला का बेटा राहुल भी जलकर मर जाता है। कुछ घंटे बाद घर जलकर राख में बदल जाता है। जब भोला घर वापस आता है तो शांति उसे सारी कहानी बताती है। यह सुन भोला बहुत ही रोने लग जाता है और उसे अपनी गलती की सजा मिल जाती है।